पहले बाइक सवार को पीटा, फिर कुछ देर बाद बाइक सवार ने अपने साथियों को बुलाकर कार सवार को पीटा, पत्थर मारे, गाड़ी का कांच तोड़ दिया और जमकर मारपीट हुई और बात फायरिंग तक आन पहुंची। इस मामले की तफ्तीश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के गणेशपुरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और आगर मालवा जिला मुख्यालय पर छावनी स्थित पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बने शिव मंदिर पर पत्थर फेंके जाने की घटना सामने आई। इस घटना से लोगों में आक्रोश है। घटना के बाद स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, साथ ही जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 3 दिन से मंदिर पर पत्थरबाजी की घटना हो रही है। कॉलोनी के लोग बैठे हैं, नाम होता तो हमने आते ही अभी तक बताओ। आज ही आया शाम को, जैसे ही आया इनको भेजा मैंने, इन्हें सर्चिंग भी करी सारे। आपको बता दें कि यह पूरी घटना जब सामने आई, इसके बाद से आक्रोशित जो भक्त श्रद्धालु हैं उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की और तो और इसमें हिंदू संगठनों के द्वारा विरोध भी जताया गया। इस पूरे मामले में हिंदू संगठनों के द्वारा थाने का घेराव करके वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया गया। फोन आया कि कोई पथराव की घटना हुई है। मैंने हमारे कार्यकर्ताओं को पूछा, मैं और वहाँ देखा कि छोटे कुछ स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि पत्थर की साइज पहले 2-3 दिन पूर्व भी पत्थर 2-3 दिन से पत्थर आ रहे हैं और आज कोई साइज की पत्थर की साइज बड़ी है। तो हम कार्यकर्ता सभी प्रवास कर रहे हैं हमारा एक कार्यक्रम के निमित्त, तो सब एक साथ थाने पे आए और देखा कि भाई प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी छावनी, जहाँ पे 3 साल पहले एक मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर। उस टाइम पर भी उसके खिलाफ FIR वगैरह हुई थी, आवेदन दिए गए थे। और अभी ये मामला है कि पिछले 3 दिनों से वहाँ पे पत्थर फेंके जा रहे हैं। जहाँ छोटे बच्चे खेलते हैं उनके ऊपर लगातार 3 दिनों से पत्थर फेंके जा रहे हैं। पत्थर की साइज़ पहले छोटी थी, आज पत्थर की साइज़ बहुत बड़ी हो गई है। अगर पत्थर इतने बड़े हैं कि अगर किसी बच्चे को लग जाते हैं तो बहुत बड़ी दुखद घटना हो सकती है। इसीलिए हम सब लोग और बैतूल में फूड पॉइजनिंग से 6 लोग बीमार पड़ गए। दरअसल मिठाई खाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई थी और तबीयत बिगड़ने पर इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। 4 लोगों को बैतूल रेफर करना पड़ा। प्रशासन ने जांच के लिए सैंपल भेज दिए हैं। मुल्ताई ब्लॉक के सोनोली गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। और मंडला में एक वैन बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई और हादसे में वैन ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया। ड्राइवर का अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि चिरई डोंगरी से बबेहा पुल के पास यह हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इस दुर्घटना में आप देख सकते हैं किस तरह से वैन दुर्घटना का शिकार हुई है और वैन का जो चालक था उसे भी काफी चोट आई है और हादसे में वैन ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया। घायल का इलाज अभी जारी है। फिलहाल आपको बता दें कि चिरई डोंगरी से बबेहा जा रहा था ये चालक और वैन लेकर के, और पुल के पास हादसे का शिकार हो गई ये कार। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये गाड़ी दुर्घटना का शिकार हुई। मंडला से ये पूरा मामला सामने आया। और देवास में पानी को लेकर विवाद हुआ तो जेठ ने बहू पर फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि महिला की जान तो बच गई, लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक है और अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है इलाज के लिए। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है और यहां खाते गांव के संदलपुर की यह वारदात बताई जा रही है। और तो और इस पूरे मामले में देखना होगा कि आरोपी के खिलाफ अब आगे क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अभी फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उठा ला जरा।
उठा ला जरा। और रायपुर से बड़ी खबर, जहां अवैध रूप से बन रहे चर्च का निर्माण रोक दिया गया। रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से यह निर्माण कार्य चल रहा था। कार्यवाही को प्रभावित करने के लिए अफवाह फैलाई गई। रेलवे प्रशासन ने अफवाह का खंडन किया। लोगों ने बजरंग दल पर तोड़फोड़ करने के भी आरोप लगाए हैं। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में रेलवे अफसरों के जाने के बाद तोड़फोड़ किए जाने की बात कही जा रही है। और ये देखिए, ये तस्वीरें जो सामने आई हैं और इसमें तथाकथित चर्च जो जमीन पर अवैध रूप से बना हुआ है, ये रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बना हुआ है चर्च है, और इस चर्च की तोड़फोड़ की बात सामने आई है। बहरहाल अब रेलवे की जमीन पर बने हुए इस चर्च को निशाना बनाया गया, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि इसमें जो हिंदू संगठनों का आरोप लगाया जा रहा है, इस पूरे मामले में रेलवे प्रशासन की तरफ से हिंदू संगठनों के द्वारा इस तरह की किसी भी कार्रवाई की बात को लेकर खंडन किया गया, उसको इनकार किया गया। जबकि रेलवेज की जमीन पर ये बना हुआ काफी दिनों से, काफी समय से ये भवन, जिससे चंगाई सभा के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, और बजरंग दल पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया जा रहा है। देखना होगा कि इस रेलवेज की ज़मीन को कब्जा मुक्त कब तक करवाया जाता है और इस पर बने हुए इस भवन को कब तक गिराया जाता है, क्योंकि ये देखिए ज़मीन जो है पूरी रेलवेज की है और बनाया हुआ अवैध रूप से ये पक्का निर्माण है, और इस निर्माण को कब तक गिराया जाएगा ये भी देखने का विषय होगा। रेलवेज की लापरवाही यहाँ ज़रूर कही जा सकती है, क्योंकि 2001 से बता रहे हैं कि ये यहाँ पर भवन बना हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर लोग आते हैं, सभा होती है, प्रार्थना होती है, और इस पूरे मामले में अवैध रूप से बना हुआ ये चंगाई सभा स्थल, जिस पर अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी देखने का विषय होगा। राजधानी रायपुर के रेलवे के WRS कॉलोनी में अवैध रूप से चल रहे चर्च के निर्माण को जो है वो उस पर रोक लगाई गई है, और इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं। मेरे पीछे जो आपको ये बिल्डिंग नजर आ रही होगी, यही वो बिल्डिंग है जहां पर अवैध रूप से चर्च का निर्माण जो है वो किया जा रहा था। और तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगी किस तरह से तोड़फोड़ यहाँ पर जो है की गई है। जब रेलवे के अधिकारियों को इसकी जानकारी हुई, तब रेलवे के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, और रेलवे के अधिकारियों ने आसपास के लोगों को जो है समझाइश दी कि रेलवे की जमीन पर बिना अनुमति के किसी भी तरह का निर्माण जो है वो गैर कानूनी है। और इसके साथ ही रेलवे के अधिकारियों के द्वारा आसपास के लोगों से अवैध निर्माण के जो है दस्तावेज भी मांगे गए थे, लेकिन आसपास के लोगों के द्वारा किसी भी तरह का दस्तावेज नहीं होने की वजह से फिलहाल इस पूरे मामले में जो है ये कार्रवाई जो है की गई थी। और ये अंदर की तस्वीर आप देखिए कि पूरा जो रूम है, ये जो एक कमरा है, ये आपको टूटा फूटा हुआ नजर आ रहा होगा, कांच के टुकड़े आपको नजर आ रहे होंगे। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर ये जो घड़ी है वो टूटी हुई पड़ी हुई है, साथ ही दरवाजे में जो है वो तोड़फोड़ की गई है। तो एक तरह से इस पूरे रूम में जो है तोड़फोड़ जो है वो की गई है, और कहा जा रहा है कि करीब 2001 से यहाँ पर प्रार्थना सभा का आयोजन होता था, और जब रेलवे के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने कार्रवाई की। रेलवे के अधिकारियों के बाद जब ये जानकारी हिंदू संगठन के लोगों तक पहुंची, तो आसपास के लोगों का कहना है कि ये जो तोड़फोड़ है वो पूरी तरह से हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा किया गया है, जो बीते शाम को जो है वो की गई है। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने इस तरह की तोड़फोड़ जो है वो संबल से, गैती से जो है वो यहाँ पर की है। और इस पूरे मामले में तोड़फोड़ की कार्रवाई से रेलवे ने जो है वो खंडन किया है। रेलवे का कहना है कि वो वहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन किसी भी तरह की तोड़फोड़ रेलवे के द्वारा जो है नहीं की गई है, और आसपास के लोगों के द्वारा भी इस बात को जो है वो एक्सेप्ट किया गया है। और आगे ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ एक्शन जो है वो लिया जाता है। और मथुरा पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर यमुना की सफाई की बात को दोहराया, और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जल्द ही उनकी एक पदयात्रा शुरू होने वाली है। हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई है, मगर बहुत जल्द तारीखों का ऐलान होगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुताबिक ये यात्रा ब्रिज से शुरू होकर दिल्ली तक जाएगी और पूरे देश में क्रांति लाएगी। आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक निजी कार्यक्रम में मथुरा पहुंचे थे। यमुना जी शुद्ध हो जाएं, निर्मल हो जाएं, फिर से पुरानी बहने लगें, यही हम श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करेंगे। तो बाबा जी जो आपकी यात्रा है वो कब तक स्टार्ट होगी? इस वर्ष ही होगी,
बहुत जल्दी तारीखों की घोषणा होगी और ब्रज से स्टार्ट होगी और पूरे देश में एक नई क्रांति करेगी। और यह यात्रा ब्रज के विकास के लिए, यह यात्रा ब्रज की संस्कृति के प्रचार के लिए, यह यात्रा ब्रजवासियों की चरण रज हम अपने मस्तक पर लगा करके दिल्ली तक लेकर जाएंगे। और बड़ी खबर आ रही है एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़ी, जिसमें सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी और सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक्टर रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को क्लीन चिट दे दी है। मुंबई कोर्ट में दायर सीबीआई की रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ कोई सबूत न होने की बात कही गई और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो आरोप लगाए थे और रिया ने जो सुशांत के परिवार पर आरोप लगाए थे, दोनों केसेस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है। सीबीआई ने 2020 अगस्त में सुशांत केस टेकओवर करके जांच की शुरुआत की थी और 4 साल की जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि किसी ने सुशांत को सुसाइड के लिए फोर्स किया था। अब सुशांत के परिवार के पास प्रोटेस्ट पिटीशन मुंबई कोर्ट में दाखिल करने का ही विकल्प बचा है और सीबीआई ने एम्स के एक्सपर्ट से सुशांत के सुसाइड और फाउल प्ले केस में जांच की थी। एम्स फॉरेंसिक टीम ने किसी भी तरह के फाउल प्ले से इनकार किया था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी गई है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि रिया और उनके परिवार को किसी भी तरह के सबूत न होने के चलते क्लीन चिट देनी पड़ी और ऐसे में जो अब क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई, इस क्लोजर रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें रिया और उसके परिवार पर किसी भी तरह से सुशांत की मौत के मामले से जुड़े होने की बात सामने नहीं आई है। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो आरोप लगाए थे और रिया ने जो सुशांत के परिवार पर आरोप लगाए थे, दोनों केसेस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है। सीबीआई ने 2020 अगस्त में सुशांत केस टेक ओवर करके जांच शुरू की थी और 4 साल की जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है और सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे यह बात साबित हो कि सुशांत को सुसाइड के लिए किसी भी तरह से फोर्स किया गया था। और 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई कर रही थी, तब रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है और वो निर्दोष हैं। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. और इधर कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव गोल्ड स्मगलिंग केस में कानूनी शिकंजे में घिरी हुई हैं। इस केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब बात निकलकर सामने आई कि रान्या तो केवल मोहरा ही थी, इसका मास्टरमाइंड तरुण राजू नाम का कोई और शख्स है। कन्नड़ एक्ट्रेस गोल्ड स्मगलिंग केस में जेल में बंद है। रान्या दुबई से सोने की खेप लेकर बेंगलुरु पहुंची, लेकिन वो कानून की गिरफ्त में आ गई। वहीं इस केस में एक और किरदार का नाम सामने आया है। गोल्ड स्मगलिंग के इस केस में केवल रान्या ही नहीं बल्कि तरुण कोंडूरू राजू भी शामिल था। डीआरआई सूत्रों के मुताबिक रान्या राव तो केवल मोहरा थी, बल्कि तरुण राजू केस का असली मास्टरमाइंड है। 3 मार्च को जब रान्या को बेंगलुरु एयरपोर्ट से पकड़ा गया तो उसके पास से 12 करोड़ 56 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया, जिसकी मात्रा 14 किलो से ज्यादा थी। जांच में सामने आया कि रान्या को दुबई से ये सोना तरुण कोंडूरू राजू ने दिया था। तरुण राजू का कनेक्शन साउथ फिल्म इंडस्ट्री से रह चुका है। तरुण के पास अमेरिका की नागरिकता है। तरुण ने अदालत में जमानत याचिका लगाई, जिसका डीआरआई ने विरोध करते हुए दलील दी कि तरुण ने अपने पासपोर्ट का दुरुपयोग किया और गोल्ड स्मगलिंग को अंजाम देने के लिए तरुण ने एक इंटरनेशनल लिंक के रूप में काम किया।
भारत में 1 किलोग्राम सोने की कीमत करीब 86,04,000 रुपए है, जबकि दुबई में सोने की कीमत 83 लाख रुपए है। बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए भारत में सोना लाने पर 3,04,000 रुपए का फायदा होता। रान्या एक बार में 15 किलो सोना अपने साथ लाती थी, जिससे 45 लाख से ज्यादा का फायदा होता और फायदे की रकम में रान्या को 15 लाख तक मिलते थे। जांच में ये बात भी सामने आई कि तरुण राजू और रान्या ने दुबई में वीरा डायमंड्स ट्रेडिंग की शुरुआत की थी। कंपनी दुबई में सोना आयात करती थी, क्योंकि यूएई में सोने पर आयात शुल्क नहीं लगता। जिनेवा में सोना आयात किया जा रहा था, लेकिन शक है कि बाद में यहां से भारत से सोना तस्करी हो रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दुर्ग से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां राइस मिल में भीषण आग लगने की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि दुर्ग के चिखली स्थित नारायण राइस मिल में आग लगी। जेवरा सिरसा चौकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मिल रही जानकारी के अनुसार ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और ये राइस मिल जहां पर आग लगी थी, देखिए ये आग लगने के बाद की स्थिति आप देख सकते हैं, किस तरह से ये आग की लपटें उठ रही हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा आग की लपटें यहाँ पर उठती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जो बारदाना था वो जल चुका है और जो बारदाना जल रहा है उसे बुझाने की कोशिश फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर कर रही है। लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ है। राइस मिल के इस गोदाम में आग लगी है और इस पूरे मामले में मिल रही जानकारी के अनुसार लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। दुर्ग से ये पूरा मामला सामने आया। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और मिल रही जानकारी के अनुसार दुर्ग के चिखली स्थित नारायण राइस मिल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और भोपाल पुलिस पर हमले को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर अलर्ट हो गया है। डीजीपी कैलाश मकवाना के आदेश के बाद एक्शन में अधिकारी और रात में सीएसपी से लेकर आईजी के द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया और अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। टीटी नगर, श्यामला हिल्स थाने पहुंची भोपाल पुलिस कमिश्नर और जायजा लिया। पुलिस पर हमले को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर पूरी तरह से अलर्ट है। डीजीपी कैलाश मकवाना के आदेश के बाद पूरी पुलिस फोर्स एक्शन में है। देखना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में आए दिन कहीं ना कहीं पुलिस पिट रही है, पुलिस को खदेड़ा जा रहा है, हमला किया जा रहा है। और तो और सबसे ज्यादा हैराननाक मामला वो ये कि एक एसआई को पीट कर मार डाला गया। और मध्य प्रदेश के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने जा रहा है मध्य प्रदेश। भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 32 गुना बढ़ गई है और आपको बता दें कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 14 गुना से अधिक बढ़ी। मध्य प्रदेश में एक दशक में 14 गुना से अधिक सौर ऊर्जा की क्षमता बढ़ी है। आपको बता दें कि लगातार वैकल्पिक और जो पारंपरिक स्रोतों के बीच एक द्वंद्व सा रहा कि किसे चुने, तो उसमें मध्य प्रदेश ने नवीकरणीय ऊर्जा को चुना है, जो आने वाले समय में एक बड़ा ऊर्जा का न सिर्फ स्रोत होगा बल्कि ये नीट एंड क्लीन एनर्जी कही जाती है और इस नीट एंड क्लीन एनर्जी से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। और ऐसे में 14 गुना ये शक्ति का बढ़ना मध्य प्रदेश के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है और पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये एक बड़ा संदेश है सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने के प्रेरणा के संबंध में। और भिक्षा मांगने वालों पर जिला प्रशासन लगातार कार्यवाही कर रहा है, लेकिन बैतूल का एक ऐसा गांव जहां पूरा गांव ही भीख मांगता है, अब इनके अस्तित्व पर संकट आ गया है। भिक्षुओं का गांव कहा जाता है इस गांव को, जो 90% लोग यहां पर भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते हैं। अब उन्हें रोजगार की तलाश है। सालों से ये लोग ऐसे ही गा बजाकर भीख मांगकर गुजारा करते आए हैं। रानी डोंगरी नाम के इस गांव में बसदेवा समुदाय के करीब 1200 लोग रहते हैं और ये लोग सुबह 4 बजे घर छोड़ देते हैं और खड़ताल, इकतारा बजा बजाकर, भजन गाकर एक मुट्ठी अनाज मांगते हैं। और उधर कलेक्टर ने भिक्षा मांगने के मामले पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, तो वहीं बसदेवा समाज के लोगों ने प्रशासन से कहा है कि लाइए रोजगार दीजिए।
नाम ही नहीं रहेगा हमारा, बस उसी का खत्म ही हो जाएगा। फिर ये पीढ़ी यही सब समाप्त हो जाएगा, दान पुण्य सब बंद हो जाएगा साहब। तो राम नाम का फिर चाल ही खत्म हो जाएगा। क्या गाते हैं आप लोग? शर्मन की कहानी गाते हैं साहब मैं। कितने साल से गा रहे हैं साहब? मेरी तो अब 70-72 साल की उम्र हो गई, बचपन से अभी अगर आप लोगों ने जाना बंद कर दिया तो फिर कैसे हो साहब? बाप दादी से फिर खत्म हो जाएगी हमारी। ये कैसे कला जीवित रहेगी? तो साहब हम जी भी सकते हैं कैसे, और इसका नाम भी कैसा चलेगा बसदेवों का? दान पुण्य का नाम ही बंद हो जाएगा साहब। पुण्य दान किसी को नहीं देंगे तो खाएंगे क्या साहब? इस जिले में ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है कि किसी व्यक्ति को भिक्षावृत्ति करने जैसी चीज़ को अपनाना पड़े। लोगों का अपना कोई दूसरा व्यवसाय हो सकता है, खेती हो सकता है, पर पूरा गांव हो ऐसा आज तक कभी समझ में नज़र भी नहीं आया है और ना कभी ज्ञान में आया है। तो फिर भी चूंकि आपने जो पर्टिकुलर गांव का नाम बताया उसको हम देखेंगे। और अंबिकापुर के सीतापुर में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को नहीं मिल पा रही। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि डॉक्टर और स्टाफ की कमी की वजह से यह परेशानी हो रही है। 100 बेड्स वाले इस अस्पताल में 100 बेड्स की सुविधा तक नहीं। ऐसे में जो मरीज यहां पहुंचते हैं उनको दूसरे अस्पताल रेफर करना पड़ता है। रेफर सेंटर बनकर रह गया है यह अस्पताल। अंबिकापुर में पीडीएस दुकान पर हेराफेरी करने का आरोप है। दरअसल वार्ड नंबर 23 के हितग्राहियों ने पीडीएस दुकान संचालक के खिलाफ कलेक्टर को शिकायत की और लोगों का कहना यह है कि दुकान संख्या 8 और 71 के संचालक पर चने की कालाबाजारी का आरोप है। उधर खाद्य विभाग ने शिकायत की जांच की बात की। और दंतेवाड़ा में 1 दिवसीय बस्तर पंडुम कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम पहुंचे। उन्होंने स्टॉल में बस्तर बियर का स्वाद चखा। मंत्री रामविचार नेताम पहुंचे थे और बस्तर में बनी हुई बियर का स्वाद चखते नजर आए और अन्य व्यंजनों का भी स्वाद उन्होंने चखा। ग्वालियर से खबर, जहां हमेशा अपने अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक बार फिर एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। और इस बार प्रद्युम्न सिंह तोमर ने साइकिल से सब्जी मंडी पहुंचकर सब्जी खरीदी और स्वच्छता का संदेश दिया। और जब मंत्री जी साइकिल चला रहे थे तो आसपास स्कूटी चलाने वाले भी बहुत सारे लोग दिखाई दिए। मजा तो तब होता है जब मंत्री जी के साथ वाले भी साइकिल चला रहे